तो भारतीय इतिहास में पिछले 200 वर्ष में लगभग 100-125 बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और संघर्ष के बलबूते पर ये महानता प्राप्त की। उन्हें ये महानता जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर प्राप्त नहीं हुई। तो जिन्हें 100-125 महापुरुषों ने महानता प्राप्त की और न केवल बहुजन समाज का अपनी पूरी मानव जाति का उद्धार करने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। उन्हीं में से एक महान समाज सुधारिका, महान शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले हैं। मैं सावित्रीबाई फुले ने, ज्योतिबा फुले ने संघर्ष करते हुए एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया था। इसको हम लोग सोचें तो सोचने में हम लोग विवश हो जाएंगे। बच्चों को भूखे रह लीजिए, शिक्षा दीजिए, बस यही कहना है। नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं रेंजर टीवी इंडिया। ना धर्म ना जात, केवल सच के साथ। दर्शकों, आपको हमारा चैनल पसंद आता है तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट जरूर करें। जिन्होंने कर लिया वो नीचे जाओ, जिन्होंने पुष्प अर्पित कर लिया वो नीचे चले जाए, आराम से उतरना देखते। हो गया। अपना हॉल उपलब्ध कराया हमने। जी का आशीर्वाद हम लोगों को बना रहता है। घर में हो आप इसी तरह मार्गदर्शन हम लोगों को मिलता रहे। मैं सबसे पहले आमंत्रित करूंगा सत्य किशनलाल जी, रिटायर्ड किशनलाल जी हैं? किशनलाल जी नहीं है। मैं सत्य विजय बहादुर सिंह जी, रिटायर्ड पुलिस इंस्पेक्टर, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि वो आए और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले
के जीवन पर प्रकाश डाला है। तथागत भगवान बुद्ध के चरणों में कोट कोट नमन। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून भारत रत्न संविधान निर्माता बोधसत्व बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के चरणों में श्रद्धा समर्पित करते हुए साथियों, दोस्तों, भाइयों बहनों, सबसे पहले मेरी तरफ से वर्ष के लिए सभी के लिए बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं। जय भीम, नमस्कार। दोस्तों, आज हम माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन समारोह मना रहे हैं। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र में हुआ था। उसमें वो बहुत कम पढ़ी लिखी थी। छोटी उम्र में उनकी शादी महात्मा ज्योतिबा फुले के साथ हो गई। पूरा शिक्षण काल माता सावित्रीबाई फुले का महात्मा ज्योतिबा फुले की देखरेख में संपन्न हुआ। कहा जाता है कि एक बार महात्मा ज्योतिबा फुले एक ब्राह्मण मित्र के आग्रह पर उसकी शादी में चले गए। वहां ब्राह्मणों ने देखा ये सूत कहां से घुस आया, इसको भगाओ। महात्मा ज्योतिबा फुले अपमानित हुए, वापस आ गए और इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि हिंदू धर्म के पतन का मुख्य कारण ही ये ब्राह्मणवादी व्यवस्था है। ब्राह्मणों ने ब्राह्मणों के द्वारा ही लिखे गए धर्म ग्रंथों के आधार पर अपने को ऊंचा समझते हैं, दूसरों को नीचा समझते हैं। महात्मा ज्योतिबा फुले ने सोचा कि इस समाज में समानता कैसे आनी चाहिए, कि शिक्षा ही समाज में समानता ला सकती है। शिक्षित बनकर के ही समाज में सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक शक्ति पैदा की जा सकती है। जब मनुष्य शिक्षित बनेगा तो उसमें विवेक पैदा होगा, सोचने की क्षमता पैदा होगी, अच्छे बुरे में भेद करने का ज्ञान पैदा होगा। अतः महात्मा ज्योतिबा फुले ने शिक्षण कार्य में लग गए। स्कूल कॉलेज खोलना शुरू कर दिए। ब्राह्मणों को अच्छा नहीं लगा। ब्राह्मणों ने इनके माता पिता से शिकायत कर दी कि ये कार्य तो ब्राह्मणों को करना चाहिए, शिक्षित बनने का केवल अधिकार ब्राह्मणों का है। महात्मा ज्योतिबा फुले ने पीछे मुड़कर नहीं देखा और माता सावित्रीबाई के साथ शिक्षण कार्य में आगे बढ़े। यहाँ तक उनके माता पिता ने उनको घर से निकाल दिया। इसके बावजूद भी महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले ने शिक्षण कार्य में किया। कहते हैं 1848 में पहला कन्या विद्यालय खोला गया, जिसमें माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका बनी। और ये कहा जाता है बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने महात्मा ज्योतिबा फुले और माता सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा ली थी। और जो महात्मा ज्योतिबा फुले थे वो हमारे बौद्ध धर्म अनुयायी थे, क्योंकि हमारे बौद्ध धर्म में कहा गया है, तो बढ़िया उनके तथागत भगवान बुद्ध कहते थे कि जन्म से न कोई ब्राह्मण होता न विष्णु होता। विष्णु वो होता है जो कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, लालची हो, चोर हो, लुटेरा हो, व्यभिचारी हो, हत्यारा हो, उसे विष्णु कहते हैं। और उन्होंने उदाहरण दिया कि जन्म के आधार पर सब होता नहीं होता, कर्म के आधार पर होता। और यहाँ तक कहा कि ये ब्राह्मण माता पिता की संतान चोरी करेगा तो चोर कहलाया जाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। अगर लूट करेगा लुटेरा कहलाया जाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। हत्या करेगा तो हत्यारा कहलाया जाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। अगर व्यभिचार करेगा तो व्यभिचारी कहलाया जाएगा, ब्राह्मण नहीं कहलाया जाएगा। ये तथागत भगवान बुद्ध ने दिया। तो आप लोगों से मेरा यही आग्रह है कि अंधविश्वास में मत पड़िए। जो उन्होंने हमें आगे बढ़ाया, आज हम लोग यहाँ तक पहुंचे, किसकी देन है? ये माता सावित्रीबाई फुले की देन है, महात्मा ज्योतिबा फुले की देन है, बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर की देन है। और जो संविधान ने जो हमको दिया है वो उसी की वजह से हम लोग यहाँ तक पहुंचे हैं। हमारा धर्म ग्रंथ पवित्र है, वो संविधान है। तो मेरा कहने का मतलब है संगठन में शक्ति होती है, हम उनका मुकाबला कभी कर सकते हैं जब हम लोग संगठित हों। एक बार मेरे साथ एक घटना घटी, मैं एक जगह पहुंच गया, वो ब्राह्मण वहां पर बैठा हुआ था, एक हमारे साथ यादव जी थे। माता सावित्रीबाई फुले के समय पर बहुत सारी कुप्रथाएं थी।
क्योंकि 31 में उनका जन्म हुआ, 40 में उनकी शादी हुई, 9 साल की अवस्था में उनकी शादी हो गई। कुप्रथाई तो थी, 9 वर्ष की शादी, 9 वर्ष की उम्र में शादी हो जाना एक कुप्रथा थी, उनसे भी उन्होंने संघर्ष किया। इसी कड़ी में मैं हमारे बीच में सत्या अंजलि वर्मा है, मैं उनसे भी निवेदन करूंगा कि वो भी माता सावित्रीबाई फुले, महात्मा ज्योतिबा फुले तथा खुद बाबा साहब के जीवन से संबंधित जो भी है अपने विचार रखें और बताएं। आज हम लोग भारत की महान समाज सुधारक, शिक्षक और महिला शिक्षा के अवधूत माता सावित्रीबाई फुले की 196वीं जयंती को सम्मान और कृतज्ञता के साथ स्मरण करने के लिए एकत्रित हुए हैं। आज मैं अपने इस वक्तव्य के माध्यम से माता सावित्रीबाई फुले जी के महान योगदान के प्रति अपनी कृतज्ञता व्यक्त करना चाहूंगी। जब हम आधुनिक भारत की कल्पना करते हैं तो उसमें शिक्षित, सशक्त और आत्मनिर्भर महिला एक मजबूत स्तंभ के रूप में दिखाई देती है, लेकिन यह स्थिति हमें सहज रूप से नहीं मिली है। इसके पीछे अनेक महापुरुषों और महान महिलाओं का संघर्ष और बलिदान छिपा है। माता सावित्रीबाई फुले जी उन्हीं महान व्यक्तियों में से जिन्होंने महिला शिक्षा के लिए अपने पूरे जीवन को समर्पित कर दिया। माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्म 3 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। उस समय समाज में महिलाओं की स्थिति अत्यंत दयनीय थी। स्त्रियों को शिक्षा से वंचित रखा जाता था और उन्हें केवल घर की 4 दीवारी तक ही सीमित माना जाता था। ऐसे अंधकार में समय में माता सावित्रीबाई फुले जी ने शिक्षा को सामाजिक परिवर्तन का सबसे सशक्त माध्यम माना। अपने पति महात्मा ज्योतिराव फुले जी के सहयोग से उन्होंने वर्ष 1848 में पुणे के भिड़ेवाड़ा, जो कि डॉक्टर साहब भिड़े जी का भी आवास था, में भारत का पहला बालिका विद्यालय स्थापित किया। Spreading education, equality and justice. Thank you. सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। आज सावित्रीबाई फुले जी का जन्म दिवस के उपलक्ष्य में यहाँ सभी उपस्थित हुए हैं। मैं माता सावित्रीबाई फुले को नमन करती हूँ। मैं उन्हीं की कविता के माध्यम से उनके विचार आपके सामने रखना चाहती हूँ। चलो चले पाठशाला, हमें है पढ़ना, नहीं अब वक्त है गवाना। ज्ञान विद्या का प्राप्त करें, अज्ञानता गरीबी गुलामी की जंजीरों को चलो खत्म करें। प्रणाम करती हूँ मैं सभी शूद्रों को, मैं सावित्री मनोभाव से हमेशा शरण करूँ मैं कविताएं उनकी उन्नति के लिए। हमारे जानी दुश्मन का नाम है अज्ञान, उसे धर दबोचो, मजबूत पकड़कर पीटो और उसे जीवन से दूर भगाओ। 2000 वर्षों से पुराना सूत्रों से जुड़ा है एक दुख, अभावों से गिरकर कंगाल हुए नारी जाग उठी है। तुम स्वाभिमान की शक्ति हो, ज्ञान तेरी मुक्ति है। आज्ञा तेरा दुश्मन, नारी क्यों रोती है। ज्ञान तेरा अधिकार है, इससे तू क्यों डरती है। जाति पाति का तोड़ दे पहरा, ज्ञान का कर उदान। सबको जोड़ सबको पढ़ा, यही है सत्य का प्रमाण। धरती पर सबका हक है, ना कोई बड़ा ना कोई छोटा। जितना सूरज सबको चमकाता, उतना ही हर जीव है अनमोल। शिक्षा का दीप जलाओ, अंधकार को दूर भगाओ। हर बेटी हर बेटे को ज्ञान का आकाश दिखाओ। क्योंकि ये कार्यक्रम सावित्रीबाई फुले से जुड़ा हुआ है, तो मैं एक और वरिष्ठ अध्यापिका हमारे बीच में ममता वर्मा जी हैं, उन्हें आमंत्रित करूंगा कि वो भी आए। राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, बाबा साहब के जीवन से संबंधित घटनाओं का अपने विचारों में
जनवरी को हमारी प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की देन है कि मैं भी एक शिक्षिका हूँ और इन्हीं ने मुझे एक शिक्षिका बनने का ये सौभाग्य दिया। उनकी कोटि कोटि नमन करती हूँ उन्हें। हम सभी आज प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले की जन्मदिन पर यहाँ एकत्रित हुए हैं और माता सावित्रीबाई फुले का 196वां जन्मदिन है कि माता सावित्रीबाई के बारे में हम बताएं और जानेंगे कि मैंने भी देखा है कि आज से पहले हम माता सावित्रीबाई फुले को शिक्षित होते हुए भी नहीं जानते थे, लेकिन आज हमारे समाज में इतना विकास हो रहा है कि हमारे बच्चे भी माता सावित्रीबाई फुले को जानते हैं और हम भी बताते हैं बाबा साहब के बारे में भी बच्चे जानते हैं, आज बहुत छोटे भी, कि बाबा साहब ने क्या किया है हमारे लिए। तो आज हमें जागरूक होने की जरूरत है और अपने बच्चों को भी बताने की जरूरत है कि बाबा साहब ने तथा बुद्ध ने और माता सावित्री यानी जितने भी हमारे महापुरुष हैं उन्होंने हमारे लिए क्या किया है। तो आज माता सावित्रीबाई फुले के बारे में मैं थोड़ा सा बताऊंगी कि आज 3 जनवरी का दिन देश की महिलाओं के विकास की यात्रा में बेहद महत्वपूर्ण दिन है। 3 जनवरी को भारत में महिला शिक्षा की प्रणेता माता सावित्रीबाई फुले का जन्म हुआ था। माता सावित्रीबाई फुले का जन्म 30 जनवरी 1831 को महाराष्ट्र के नायगांव में हुआ था। इनकी माता लक्ष्मीबाई व पिता खंडोजी नेवे से पाटिल थे। Today, on the occasion of Savitribai Phule, I am going to speak few words about her. Savitribai Phule, born on 1 January 1831, Naigaon, was social reformer and pioneer of education for women in India. She was one of the first female teachers in India and opened several schools for girls with her husband Jyotirao Phule. She also played a key role in Satyashodha Samaj, a society founded by Jyotirao Phule in 1873 to promote social equality. सभी को जय हिंद, नमो बुद्धाय। Respected dignitaries, honorable elders, good morning to everyone present here. Some revolutions are not fought with swords or weapons. They are fought with books, courage, and an unbearable spirit. Today I am standing here to speak about a woman who dared to challenge centuries of inequality and darkness with the light of education. Savitribai Phule, the pioneer of women education in India and a fearless social reformer. A woman where life was a symbol of courage, sacrifice, revolution. She was not just India's first female teacher, but also the mother of women education and a fearless fighter against social injustice. Savitribai Phule was born on January 3, 1831 in a small village called Naigaon in Maharashtra. At a time when educating girls was considered a sin, she herself was denied education in childhood. Society believed that women were meant only for household works and educating them would destroy tradition. 1848 में प्रथम महिला विद्यालय पुणे महाराष्ट्र में खुला। उसकी विशेषता यह थी कि सभी जाति और धर्म के बेटियों को पढ़ने का अधिकार था उसमें। ऐसा नहीं है कि वर्ग विशेष के लिए था। सावित्रीबाई फुले ने समाज में व्याप्त कुरीतियों को दूर करने के लिए वह बहुत ही अच्छी शिक्षाविद, समाज सेविका, कवित्री सभी रूपों में जानी जाती हैं। चाहे बाल विवाह हो, सती प्रथा हो, महिला पुनर्विवाह की बात हो
ऐसी कुरीतियों के विरुद्ध उन्होंने जमकर लड़ाई लड़ी और समाज को नई दिशा प्रदान की। आज के समय में हम देखते हैं कि महिलाएं पुरुषों से आगे निकलती जा रही हैं, चाहे वह अंतरिक्ष की बात हो, सुनीता विलियम, कल्पना चावला, हमारी राष्ट्रपति जो कि आदिवासी समाज से आती हैं, इंदिरा गांधी ले लीजिए, बहन कुमारी मायावती, महिलाओं ने सभी क्षेत्रों में पुरुषों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के कार्य किया है। और आज के समय में किसी भी रूप में महिलाएं पुरुषों से कम नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि आज के समय में शिक्षा को इतना महंगा किया जा रहा है कि शिक्षा आम लोगों के बस की बात नहीं रही है। अब जितने भी सार्वजनिक उपक्रम है उनका निजीकरण हो रहा है। एक तरह से देखा जाए तो मीडियम क्लास और निम्न वर्ग पर कुठाराघात हो रहा है। ऐसे समय में सबसे बड़ी आवश्यकता है कि बहुजनों को किस तरह से एक किया जाए। हम कम से कम सत्ता हासिल नहीं कर सकते हैं तो कम से कम इतनी पावर होनी चाहिए कि सत्ता परिवर्तन की ताकत तो हमारे अंदर आनी चाहिए। इसके लिए मैं आप लोगों से विनम्र अनुरोध करूंगा, इस क्षेत्र में जितना भी हो सके अपने समाज को संगठित करने का प्रयास करें, क्योंकि सत्ता ऐसी चीज है कि सत्ता की पावर से आगे सब पावर जुटती है। सत्ता के बिना अपने अधिकारों को हासिल करना दूर की बात हो जाती है। बहन कुमारी मायावती जब सत्ता में थी तो अनेक प्रकार के अधिकार, अनेक प्रकार के विकास कार्य आप लोगों के लिए करके दिए, लेकिन आज के समय में सिवाय शोषण के कुछ नहीं हो रहा है। हमारा समाज शोषित समाज ही है। इस समय सबसे बड़ी आवश्यकता है कि काशीराम जी ने उस व्यक्ति के अंदर, मैं बार बार उनको नमन करता हूँ, समाज को एकत्र करने की उनके अंदर अद्भुत क्षमता थी। और आज मैं समझता हूँ कि कोई काशीराम उन्हें उत्पन्न होंगे तभी हम लोग संगठित हो पाएंगे। वैसे तो इतना है कि आप लोग इतने हैं, इतने सक्षम हैं, पढ़े लिखे भी हैं। उस समय उन्होंने ऐसी विकट परिस्थितियों में साइकिल पर चलकर, सड़क पर पैदल चलकर, दीवारों पर स्याही से, घड़ियों से पोत कर जागृति पैदा की। लेकिन आप लोग पढ़े लिखे हैं, सक्षम हैं। मैं चाहता हूँ कि इस दिशा में आप भी कार्य करेंगे और अपने समाज का नाम रोशन करेंगे। और इस देवी ने समाज के लिए इतना किया और अंततः गरीब बच्चों की सेवा में प्लेग की बीमारी के दौरान उनका निधन हो गया। उन्हें मैं पुनः जो है बार-बार नमन करता हूँ। महाकारण तथागत बुद्ध परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर आज की जो जन्म जयंती मना रहे हैं, माता सावित्रीबाई फुले, इन सभी को जो है मेरा नमन, अभिनंदन और मंच पर विराजमान और अबुद्रा से आए हुए सभी महानुभावों को मेरा सादर जय नमो बुद्ध। आज हम यहाँ जो इकट्ठे हुए हैं, माता सावित्रीबाई फुले की जयंती 3 तारीख को थी, आज तारीख 4 है। तो महाराष्ट्र के सतारा जिले में नायगांव नामक एक गांव में इनका जन्म हुआ था, जो पुणे के नजदीक है। इनके पिता का नाम वह खंडोजी नेव से पाटिल था, जो वर्ण व्यवस्था के अनुसार शूद्र जाति में था। उस दौर में शूद्र जाति में पैदा किसी लड़की के लिए शिक्षा पाने का अधिकार नहीं था। वे घर के कामकाज तथा पिता के साथ खेती काम में हाथ बटाती थी। शिक्षा और किताबों से दूर दूर तक उनका कोई लेना देना नहीं था। एक दिन गांव के अन्य लोगों के साथ वह सिरवाल में आयोजित साप्ताहिक बाजार गई। वहाँ एक वीकली मार्केट बाजार, साप्ताहिक बाजार लगा हुआ था, वहाँ गई हुई थी। इस समय तक ये छोटी बच्ची थी। जब वे बाजार से लौट रही थी, उन्होंने देखा कि बहुत सारी विदेशी महिलाएं और पुरुष एक पेड़ के नीचे ईसा मसीह की प्रार्थना करते हुए गाना गा रहे थे। वे जिज्ञासावश वहां रुक गई
उन महिला पुरुषों में से किसी ने उनके हाथ में एक पुस्तिका थमा दी। सावित्रीबाई ने पहली बार किसी पुस्तक को देखा था। आप सोचिए, पहली बार उन्होंने पुस्तक को देखा था। यानी कि हमारे समाज में किताबें ही नहीं थी किसी के पास, मतलब पढ़ने की पाबंदी थी, इसलिए कोई किताब नहीं थी, तो उन्होंने देखी नहीं थी अभी तक किताब कैसी किताब होती है, इसलिए उसे लेने से उन्हें संकोच हो रहा था। देने वाले ने कहा कि तुम्हें पढ़ना नहीं आता तो भी इस पुस्तका को ले जाइए, इसमें छपे चित्र देखने से भी तुम्हें आनंद आएगा। उस पुस्तिका को सावित्रीबाई फुले अपने घर ले आई। उन्होंने उस पुस्तिका को संभाल कर रखा। जब उनकी 9 वर्ष की आयु में 13 वर्षीय ज्योतिबा फुले के साथ शादी संपन्न हुई और अपने घर से ज्योतिबा फुले के घर आई, तब उस पुस्तिका को भी अपने साथ लेकर आई। जब हम भारतीय क्रिसमस पर ईसाई समाज के लोगों के साथ कुछ स्थानों पर बदसलूकी से पेश आते हैं और उन्हें घृणित निगाहों से देखते हैं, तब करुणा और दया की वास्तविकता दिखाई देती है कि हमारे धर्म में और उनके धर्म में करुणा और दया क्या है। आप इसे ऐसे भी कह सकते हैं कि 19वीं सदी में जब अंग्रेजी हुकूमत अपने देश में थी, ईसाई समाज के लोग बड़े प्यार से एक अनजान छोटी सी बच्ची को एक पुस्तिका बड़े स्नेह के साथ देते हैं। इस उद्देश्य से कि बालिका उस पुस्तक को पढ़े, यदि पढ़ने में असमर्थ हो तो उन चित्रों का अवलोकन करे जो पुस्तक में छपे हैं। इससे भी वो अपने मन को प्रसन्न रख सकती है और ज्ञान प्राप्त कर सकती है। एक हमारा धर्म था जिसमें शूद्रों को शिक्षा से दूर रहने को धर्म सम्मत माना गया कि तुम तो शिक्षा ग्रहण नहीं कर सकते, तुम्हारा जो है हमारे धर्म में तुम्हारा शिक्षा ग्रहण करना वर्जित है। एक ये धर्म था, एक वो धर्म था। आप सोचिए, एक ऐसा धर्म जो शिक्षा के विस्तार हेतु बिना जाति धर्म देखे पुस्तकों का निःशुल्क वितरण, और हमारा हिंदू धर्म कुछ भी कहने की आवश्यकता नहीं। पूरा इतिहास, वंचित पीड़ित दलित समाज के साथ हुआ व्यवहार, सब कुछ तो सब जानते हैं, कहने लिखने की आवश्यकता नहीं है। अफसोस इस बात का भी है कि अभी भी कुछ लोग अन्य धर्मावलंबियों के साथ किस प्रकार की धूर्तता करते हैं। क्या इससे देश और मानवता को कलंक नहीं लगता है? खैर, हम यहाँ किसी धर्म की अच्छाइयाँ गिनाने की बात नहीं कर रहे, प्रसंगवश लिख दिया है। महाराष्ट्र में पुनर्जागरण का काम शुरू हुआ जिसमें हिंदू धर्म, सामाजिक व्यवस्था और परंपराओं को चुनौती मिली। सबसे पहले जो है पुनर्जागरण का कार्य शुरू हुआ था महाराष्ट्र में। कि जिनके जीवन में ये 3 चीजें या 3 जीवन में मिल जाती हैं, जैसे जिसके जीवन में अच्छे माता पिता और जिसके जीवन में अच्छे गुरु मार्गदर्शक और जिसके जीवन में अच्छी जीवन संगनी। तथागत बुद्ध को भी अच्छी जीवन संगनी मिली तो तथागत बुद्ध बने। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर के जीवन में भी माता रमाबाई ऐसी जीवन संगनी मिली। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर भारत नहीं बल्कि पूरे विश्व रत्न बने। और महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन में भी सावित्रीबाई फुले जैसी जीवन संगनी मिली और वो भी राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के हैं। तो हमें भी उनसे प्रेरणा लेकर के अच्छे माता पिता बनना चाहिए। बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर ने जो बुद्ध और उनके धर्म ग्रंथ में 22 प्रतिज्ञाएं दी हैं, 5 सीख दिए हैं, अष्टांगिक मार्ग दिया है, उसका जीवन में अनुसरण करते हुए हमें भी अच्छा माता पिता बनना चाहिए। जुआ, नशा, आसक्ति, अन्य अनैतिक जो चीजें हैं उनसे दूर रहना चाहिए और हमारे जीवन संगनी को भी अच्छा, जब जीवन साथी मिल जाए तो अच्छा जीवन जीने के लिए और अच्छे गुरु मार्गदर्शक, चाहे वो किसी भी रिश्ते में हो, चाचा ताऊ सगे संबंधी, कोई भी मार्गदर्शक कोई भी किसी भी रूप में हो सकता है। तो मैं जानता हूं कि बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर, गौतम बुद्ध
और राष्ट्रपिता महात्मा ज्योतिबा फुले के जीवन में भी ऐसी गृहिणी, ऐसी जीवन संगनी हुई कि उन्हें आज हम सब याद करते हैं और उनके जीवन संघर्ष को याद करते हैं। समझाए दिया रे बाबा ने हमें समझाए दिया रे भीमा ने त्रिशूल को मैं अपनाऊं, त्रिशूल को मैं अपनाऊं, बुद्धं शरणं गच्छामि गाऊं और नहीं कुछ गाऊंगी। बाबा ने हमें समझाए दिया रे भीमा ने, पंचशील मुझे समझाया, पंचशील मुझे समझाया, इन पांचों का ज्ञान बताया, इन पांचों का ज्ञान बताया, झूठ और चोरी को छुड़ाए दिया रे बाबा ने हमें समझाए दिया रे भीमा ने, सत्य मार्ग को मैं अपनाऊं, सत्य मार्ग को मैं अपनाऊं, हिंसा पाप को दूर भगाऊं। जीवन संघर्ष है, अपने विचार रखें और बताएं आप सभी को। हरि बोल पिता। महाकारुणिक बुद्ध बहुत सत्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के साथ साथ बहुजन समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं महापुरुषों को नमन करते हुए और विशेष रूप से राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जिनका कल जन्मदिन था, उनको भी सादर नमन करते हुए बौद्धों के राष्ट्रीय संगठन धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के लिए के द्वारा आयोजित आगरा यूनिट द्वारा आयोजित इस गोष्ठी की अध्यक्षता कर रहे हमारे आगरा यूनिट के अध्यक्ष श्रद्धेय रावत सिंह बौद्ध जी, डॉक्टर अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट के माध्यम से जिन्होंने इस सुंदर अम्बेडकर भवन का निर्माण किया है, उसके सेक्रेटरी ट्रस्टी डॉक्टर रामजीलाल साहब, मंच पर विराजमान हमारी बहुत सीनियर बहुजन मूवमेंट से जुड़ी हुई अल्पसंख्यक समाज की हमारी आदरणीय बहन सफिया बेगम जी, समाज सेविका, वरिष्ठ समाज सेविका और रिटायर्ड अध्यापिका आदरणीय बहन उमा गौतम जी, साथ ही हमारी एक अतिथि वक्ता डॉक्टर आशा रानी जी के साथ साथ हॉल में उपस्थित सभी हमारे आगरा के सम्मानित लगभग सभी समाज सेवी, धर्मोपासक और उपासका, सबको सादर जरूर लोग उद्धार। यद्यपि कार्यक्रम माता सावित्रीबाई के जन्मदिन के उपलक्ष्य में हो रहा है, परंतु बहुत सारे वक्ताओं ने इस पर विस्तार से विचार व्यक्त किए हैं और साथ ही सब लोग पढ़े लिखे हैं, सब लोग जानते हैं, तो मैं उस पर कुछ नहीं बोलूँगा, केवल उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। सामान्य साथियों, विश्व में कोई भी व्यक्ति जन्म से शासक बन सकता है, राजा बन सकता है, एमएलए, एमपी बनता है जन्म के आधार पर। यदि उसका जन्म राजवंश के परिवार में हुआ हो, जमींदार परिवार में हुआ, नेता के परिवार में हुआ हो, तो वो बिना अपनी योग्यता संघर्ष के भी शासक बन सकता है, वंशानुगत के आधार पर एमएलए, एमपी बन सकता है, मिनिस्टर बन सकता है। परंतु किसी को महान बनने के लिए
बहुत कठिन रास्ते से गुजरना पड़ता है, उसको संघर्ष करना पड़ता है, चरित्रवान रहना पड़ता है, योग्यता हासिल करनी पड़ती है और लोगों के बीच में जाके जो उसकी विचारधारा है उसको उसका इम्प्लीमेंटेशन करना पड़ता है। सुझाव देना सबसे आसान काम है, परंतु उसका इम्प्लीमेंटेशन करना उससे उतना ही ज्यादा मुश्किल काम है। सामान्य साथियों, पिछले लगभग 200 वर्ष के शासन काल मतलब समय को हम देखें तो भारतीय इतिहास में पिछले 200 वर्ष में लगभग 100-125 बहुजन महापुरुष हैं जिन्होंने अपनी योग्यता और संघर्ष के बलबूते पर ये महानता प्राप्त की। उन्हें ये महानता जन्म के आधार पर, वंश के आधार पर, जाति के आधार पर, वर्ण के आधार पर प्राप्त नहीं हुई। तो जिन 100 महापुरुषों ने महानता प्राप्त की और न केवल बहुजन समाज का अपनी पूरी मानव जाति का उद्धार करने का उन्होंने मार्ग प्रशस्त किया। उन्हीं में से एक महान समाज सुधारिका, महान शिक्षा की देवी माता सावित्रीबाई फुले है। हमारे साथियों, इस देश में हजारों साल से ब्राह्मणवादी व्यवस्था सभी क्षेत्रों में कायम है, जिन्होंने हमारे 100 महापुरुषों के इतिहास को दबा के रखा। हम लोग भी मेरी भी एक शिक्षित भी है और 70-80 साल के भी हमारे मध्य बुजुर्ग बैठे हुए हैं। आज से हम 15-20-25 साल पहले की बात करें तो ये महापुरुषों को माता सावित्रीबाई को ले लेते हैं, ज्योतिबा फुले को ले लेते हैं। जब तक मानव काशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट शुरू नहीं किया था, कोई भी महापुरुषों को नहीं जानता था। तो मानव काशीराम साहब ने बहुजन मूवमेंट के माध्यम से सरकारी कर्मचारियों को पूरे देश में घूम कर इकट्ठा करके वामसेप के माध्यम से, डीएस के माध्यम से, फिर राजनीतिक पार्टी के माध्यम से सभी बहुजन महापुरुषों को विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे वो पूर्वी भारत के हो, उत्तर भारत के हो, दक्षिण भारत के हो, पश्चिम भारत के हो, सभी महापुरुषों को वो विश्व पटल पर लाए और समाज को अवगत कराया। और कोरोना काल के बाद जैसे ही कोरोना काल में लोगों में डिजिटलाइजेशन की जो क्रांति हुई उसने तो कमाल ही कर दिया। विभिन्न प्लेटफॉर्म जो है, डिजिटल प्लेटफॉर्म जो है, चाहे वो व्हाट्सएप हो, इंस्टाग्राम हो, फेसबुक हो, एक्स हो, बहुत सारे ट्विटर हैंडल्स हैं, उनके माध्यम से बहुत सारे महापुरुषों को हम लोगों की जानकारी मिली। इससे पहले हम लोगों को बहुत सारे अपने क्षेत्र के महापुरुषों की जानकारी होती थी, परंतु हम उत्तर भारत में रहते हैं, हमको दक्षिण भारत के, पश्चिम भारत के महापुरुषों की जानकारी थी। और आज अभी 1 जनवरी को भीमा कोरेगांव दिवस मनाया। मैं जानता हूँ 15-20 साल पहले से कोई नहीं जानता था, 15-20 साल पहले से। तो ये इसका भी बहुत बड़ा योगदान है। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि अभी भी हमारे 40-50 महापुरुष अभी उभर के आए हैं, जिनको पूरा देश और विश्व जानने लगा है। परंतु अभी भी बहुत सारे महापुरुष हमारे क्षेत्रीय स्तर पर हैं जिनको पूरा देश या समाज नहीं जानता है। तो उनको बाहर लाने का सबसे बड़ी जिम्मेदारी समाज के बुद्धिजीवी वर्ग की है। और बुद्धिजीवी वर्ग
संगठनों के माध्यम से, ऐसे संगठन जिनका स्वरूप राष्ट्रीय स्तर का हो, उसके माध्यम से ऐसे महापुरुषों को अपने समाज के सामने, अपने देश के सामने लाने का महत्वपूर्ण कार्य कर सकते हैं। डेकोरेटेड हॉल है, आप लोगों ने इसको बनाया, मेंटेन कर रहे हैं, उसमें कार्यक्रम आयोजित करने का हम लोगों को मौका दिया, इसके लिए आप लोगों का बहुत बहुत साधुवाद। और जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं उनका सभी का बहुत बहुत साधुवाद, और सभी के उत्तम मंगल जीवन के लिए बहुत बहुत मंगल कामनाएं। आज बड़ी खुशी हो रही है। हमारे समाज में कई बार अवसर आते हैं और हम लोग एकत्र होते हैं, अपनी बातों को एक दूसरे से वार्तालाप के द्वारा करते हैं। आज क्योंकि मैं भी शिक्षा से जुड़ा हूँ, प्रैक्टिकल एजुकेशन में प्रिंसिपल के पद पर कार्यरत हूँ, आज कुछ छात्रों ने, कुछ बेटियों ने इतना अच्छा अपना उद्बोधन दिया कि मैं खुद ही एक भावुक हुआ कि हमारे समाज में भी इतनी अच्छी बेटियां पैदा हो रही हैं। समस्या है कि उनको केवल कोई मौका नहीं मिल रहा या उनको कोई अवसर नहीं मिलता है अपनी बात कहने का। आज से 2 साल पहले या और पहले जाइए, इस भारत देश में विशेष रूप से शूद्रों और महिलाओं को शिक्षा से वंचित रखा गया। महिला किसी भी वर्ग से हो, लेकिन शूद्र और अशूद्र में सभी थे, पुरुष हो या महिला हो, विशेष रूप से उनको शिक्षा से वंचित रखा गया। इस चीज से आपको पता होना चाहिए, वाकिफ होना चाहिए कि शिक्षा से ही हम लोगों को वंचित क्यों रखा गया। ये विषय बहुत ही गंभीर है और इस पर चिंतन मनन करने की आवश्यकता है। हम सभी जानते हैं, सभी चाहते हैं कि अपने बच्चों को पढ़ाएं, सभी को पढ़ना भी चाहिए, लेकिन उसका केवल एक उद्देश्य समझते हैं कि अगर बच्चे पढ़ें तो नौकरी लगनी चाहिए। यहीं पर हम लोग चूक करते हैं। ये नहीं होना चाहिए। नौकरी लगाना ही एक केवल उद्देश्य नहीं होना चाहिए। जिस समाज में जो भी व्यक्ति, महिला हो या पुरुष हो, शिक्षित है, निसंदेह वो समाज, वो परिवार जरूर अपने जीवन को श्रेष्ठ करता है। और श्रेष्ठता के क्रम में हमारे पूरे भारत देश में एक नया संगठन बना 2019 में, धम्म भूमि श्रेष्ठ जीवन। उसी में आगरा की जो यूनिट है, मैं बहुत ज्यादा एक्टिव रूप में तो नहीं हूं, लेकिन पिछले 2020 से मैं लगातार जुड़ा हूं और समय मिलने पर प्रोग्राम में जाता रहता हूं। और भी प्रोग्राम में भी हम देखते हैं, जाते भी हैं। वक्ता बहुत होते हैं, अच्छी अच्छी बातें कहते हैं, बकते हैं, लेकिन जैसे भी हमारे राष्ट्रीय महासचिव जी ने कहा कि आचरण नहीं कर पाते हैं। जब तक हम लोग अपनी बातों को, अपनी शिक्षा को या जो भी हमारे महापुरुषों ने कहा है उन पर श्रवण नहीं करेंगे, अनुपालन नहीं करेंगे, ना हमारा परिवार श्रेष्ठ होगा, ना हम स्वयं श्रेष्ठ होंगे और ना ही हमारा समाज और हमारा देश श्रेष्ठ होगा। देश के लिए, समाज के लिए आपको कुछ कुर्बानियां को त्याग करना पड़ेगा। आज का विषय, जो गोष्ठी का विषय है, आगे भारत में महिला शिक्षा के क्षेत्र में माता सावित्रीबाई फुले का योगदान और त्याग। त्यागी सबको होना चाहिए और सब त्यागी हैं भी। अपने बच्चों के लिए
हर व्यक्ति, हर माँ बाप, हर अभिभावक त्याग करता है और बच्चों के लिए हर प्रकार का त्याग करने के लिए तैयार रहता है। और मैं आपको पूरी जानकारी देना चाहता हूं कि हमारा जो अभिभावक वर्ग है वो अपने बच्चों के ऊपर पैसा खर्च नहीं करता, केवल इन्वेस्ट करता है। अब आप कहेंगे इन्वेस्ट का क्या सेंस है इसमें? इन्वेस्ट इस वजह से करता है, वो उम्मीद करता है कि मैं बच्चे को ऊपर जो पैसा खर्च करता हूं उसका आपका होना चाहिए कुछ समय बाद। युक्त जगत में, अंधकार से युक्त जगत में अपना पथ प्रशस्त कर जाना, यही तथागत बुद्ध देशना, अपना दीपक खुद बन जाना। साथियों, ये धर्म का कार्यक्रम है और प्रथम शिक्षिका माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन के बारे में आज हम सब इकट्ठे हुए और उनका सेलिब्रेशन चल रहा है। अभी काफी विद्वान वक्ताओं को उनके बारे में पूरी किताब भी पढ़ते और सुनाते हुए देखा गया है और मैं सबसे ज्यादा प्रशंसा करना चाहता हूँ उन बेटियों की जिन्होंने जो है अंग्रेजी के माध्यम से अपना वक्तव्य उनको कर रखा है, उनको बहुत बहुत साधुवाद देता हूँ। देखिए साथियों, इस देश में जो विषमताएं उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि ऐसा चल रहा है कि यहाँ हिंदू राष्ट्र कायम किया जाए, हिंदुत्व कायम किया जाए, लेकिन जो हिंदुत्व के लिए हिंदी के जो स्कूल है हमारे उनको बंद किया जा रहा है। और हम जो अगर जो खोले जा रहे हैं, जो चल रहे हैं, वो हमारे समाज के लिए हैं, हमारे बच्चों के लिए हैं, उनके लिए नहीं है। उनके बच्चे इंग्लिश मीडियम पढ़ते हैं, बाहर पढ़ते हैं और विदेश में पढ़ने जाते हैं और हमारे बच्चों के लिए स्कूल खोले जा रहे हैं। वहाँ खाने पीने की व्यवस्था रहती है, उनको भिखारी का रूप दिया जाता है और वो वहाँ पर जाते हैं और खाना पीना खाते हैं, अपने घर चले जाते हैं और उसके अलावा कुछ नहीं। तो मैं आपने गति के रूप में बहुत कुछ सुना है, तो मैं जो है थोड़ा हट करके बताऊंगा। सामाजिक चेतना के रूप में एक छोटा सा मतलब गीत आपके सामने बताऊंगा, कृपया ध्यान दीजिएगा। आपने बहुत कुछ सामाजिक तौर तरीके के बारे में सुना, जाना, पढ़ा और सुना। मैं पति के रूप में एक गीत आपके सामने प्रस्तुत रखूंगा सामाजिक चेतना के लिए, समय का ध्यान रखते हुए, क्योंकि इस समय लंच भी चल रहा है, देख रहा हूँ मैं, जो बीच में ब्रेकफास्ट भी हो गया है। तो मैं अपनी बात को रखते हुए आप लोगों से निवेदन करता हूँ, कृपया ध्यान दीजिए। भांति भांति के बने अजूबे, अजूबों पर ध्यान दीजिए। क्या अजूबा? हमारे समाज में क्या क्या अजूबे? भांति भांति के बने अजूबे, हमने नहीं बनाए, हमारे लिए बनाए गए। भांति भांति के बने अजूबे, सोच समझ कर दुनिया में आकर देखो यार किसी दिन आप हमारी दुनिया में। भांति भांति के बने अजूबे, सोच समझ कर दुनिया में आकर देखो यार किसी दिन आप हमारी दुनिया में। पहला बाग लगाने वाला भूखा काम चोर फल खाता है। बाग लगाने वाला भूखा काम चोर फल खाता है और जिसने खोदे कुएं वही पनघट से प्यासा जाता है। जिसने खोदे कुएं वही पनघट से प्यासा जाता है। गैरों का मैला ढोती है, गैरों का मैला ढोती है एक बिचारी दुनिया में। आकर देखो यार किसी दिन आप हमारी दुनिया में। आकर देखो यार किसी दिन आप हमारी दुनिया में। तो जिस उम्र में बच्चे डिसाइड करते हैं कि हमें करियर में करना क्या है, हमारी स्कूलिंग कैसी होगी, हमें जाना कहाँ है, उस एज में तो उनकी शादी होगी। जो सपोर्ट उनको अपनी फैमिली में अपने पिता से नहीं मिल पाया,
वो उनको अपने हस्बैंड से मिला। सावित्रीबाई फुले को वो सपोर्ट उनके हस्बैंड से मिला, और ऐसा ही सपोर्ट हम सारी लेडीज़ को चाहिए, हमारे समाज की सारी लेडीज़ को, सारी गर्ल्स को चाहिए जिनके सपने हैं लाइफ में कुछ करने के। अगर आप अपनी बेटी को ये कहकर शादी करा देंगे कि तुम्हारी एक्सपर्टीज तो केवल किचन में होनी चाहिए, तुम खाना बनाना सीखो, एक अच्छी बहू बनना ज़्यादा ज़रूरी है, तो अगर आप फोकस केवल वही और वही सारे एक्सपेक्टेशन अपने बच्चे से रखेंगे, अपनी बेटी से खास कर रखेंगे, अपनी बहू से रखेंगे, जैसे कि मैं पहले वाले रोड पे एक सोसाइटी में रहती थी और वहाँ पर हमारे ही समाज से एक टीचर थी यूपी गवर्नमेंट में, और वो शी वॉज वेरी मच इन्वॉल्व इनटू द वर्क दैट रिलेट टू आवर सोसाइटी। वो इस तरीके की सभाओं में जाना और अपने थॉट्स बताना कि हमारे समाज को कैसे आगे बढ़ाया जा सकता है, वो पसंद करती थी। तो अक्सर सैटरडे संडेज वो कुछ ऐसे प्रोग्राम्स किया करती थी, और जब वो जाती थी तो उनके जाने के पीछे ही जो उनका 5-6 साल का छोटा बेटा था, सोसाइटी के काफ़ी सारे लोग इंक्लूडिंग द फैमिलीज बिलोंगिंग फ्रॉम आवर सोसाइटी ओनली, सबसे ज़्यादा वही आंटियाँ जो हमारी सोसाइटी से हैं, वो कहना शुरू कर देती है अपना बच्चा तो संभाला ना जाए, 5-6 साल का लल्लू घर पर छोड़ जा रही है और देवे जा रही है भाफड़। एग्जैक्टली यही सेम वर्ड्स होते थे। आप ऐसी सोसाइटी में जहाँ पर पीछे से आप सिर्फ पिन पॉइंट कर रहे हो, आप पर्पस भी नहीं देख रहे हो कि वो जा क्यों रही है, 5-6 साल के बच्चे को लल्लू को छोड़ के जा रही है, उससे पहले वो दूध पिला के जा रही है, खाने का इंतजाम करके जा रही है। आप ऐसे सोसाइटी में एक्सपेक्ट कर रहे हो कि आप अपने समाज को आगे बढ़ा पाओगे। बीइंग अ नेबर, बीइंग अ मदर इन लॉ, बीइंग अ फादर, आप क्या रोल प्ले कर रहे हो? दिस इज व्हाट आई पर्सनली फील, राइट? आप यू आर जस्ट मेकिंग देम लिमिटेड, है ना? आप एक हर्डल लगा दे रहे हो उनके सपनों के आगे, जब आप बोल रहे हो कि बेटा तुम्हारा सबसे बड़ा काम है पहले अपना घर देखो, उसके बाद घर तो वो देख ही रही है, एक्सपर्टीज है, दिस इज ऑल वुमेन इज अबाउट, शी नोज हाउ टू टेक केयर ऑफ हर चिल्ड्रन, हाउ टू टेक केयर ऑफ हर फैमिली, है ना? यू डोंट टेल हर। लेकिन उसके अलावा जब वो जा रही है सुबह उठकर कि मम्मा आज मेरा डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के से रिलेटेड एक इवेंट है, मुझे वहाँ जाना है, मुझे कुछ बोलने का मन है, तो आप उसका सपोर्ट करो, बेटा आज तुम चली जाओ, सुबह का ब्रेकफास्ट में बनाना, या कुछ और अरेंजमेंट कर देंगे, बेटे को मैं संभाल लूँगा। आप पहले ये करने की कोशिश करें। मुझे पूरा विश्वास है कि अगर ये मेंटालिटी हमने कल्टिवेट कर ली हमारे अंदर, तो इन अ वेरी शॉर्ट स्पेन ऑफ टाइम वी वुड बी अचीविंग द गोल्स एज अ सोसाइटी जो हम बहुत टाइम से सोच रहे हैं। So thank you so much for giving me this golden opportunity to speak my words. Thank you. हमारी माता सावित्रीबाई फुले हैं, जिसे संपूर्ण भारत बड़े हर्ष और उल्लास के साथ मना रहा है। चारों तरफ सावित्रीबाई फुले जी की जन्म बहुत ही अच्छे से मनाया जा रहा है, लेकिन वास्तविकता ये है कि हम लोग हर वर्ष इकट्ठे होते हैं, पुष्प अर्पित करते हैं, जयंती मनाते हैं, लेकिन वास्तविकता में बहुत चिंतन और गहन मनन की आवश्यकता है कि क्या वास्तव में हमें जिस मुकाम तक पहुंचना चाहिए, हमारी बहन बेटियां जो शिक्षा से वंचित हैं, क्या वास्तव में हम लोगों ने उनको आगे लाने के लिए क्या प्रयास किया? यदि हम अपने शिक्षा जगत में अपने ग्रामीण क्षेत्र की, अपने बस्ती की, कॉलोनी की उन बच्चियों को यदि शिक्षा की मुख्य धारा से यदि हम 2-4 बच्चियों को भी जोड़ देते हैं, तो हमारा सावित्रीबाई फुले जन्मदिवस मनाना सार्थक माना जाएगा। अन्यथा हम हर साल ऐसे ही पुष्प चढ़ाते रहेंगे और जयंतियां मनाते रहेंगे। हमें बहुत आवश्यकता है अपने अंदर आत्मसात करने की। सब लोगों ने जाना 3 जनवरी यानी कि 4 दिन पहले से तैयारियां शुरू करते हैं हम लोग कि हमें जयंती मनानी है। उस टाइम हमें याद भी बहुत आता है, और हम वास्तव में जो प्रबुद्ध हैं, जो हमारे शिक्षा जगत से जुड़े हुए लोग हैं, वो निश्चित
4 दिन पहले पढ़ लेते हैं कि हमको मंच पे बोलना होगा, तो हम क्या बोलेंगे, हमें अपने महापुरुषों की जानकारी नहीं है। लेकिन मेरा मानना यही है कि यदि हम आप सब यदि यहाँ तक आए हो और आज इस प्रोग्राम में शामिल हो, तो निश्चित आप लोगों ने बाबा साहब को जाना है, बाबा साहब को माना है। सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, अपने जितने भी महापुरुष हुए उन सभी को आपने जाना, पढ़ा और समझा है, तो निश्चित तौर पर आपकी जिम्मेदारी भी दुगनी तिगनी बढ़ गई। अब कहावत है कि पेट के रास्ते से एक घर में जगह बनाई जाती है। बहू को यही सिखाया जाता है कि अच्छा खाना बनाओ तो तुम्हारे घर में तुम्हारी प्रतिष्ठा बनेगी और लोग सम्मान करेंगे। तो वही सेम चीज है कि आज आप अपने धर्म को अच्छे से, अपने जो हमारा घर, हमारा सब कुछ, हमारी मथुरा हमारे धर्म की, आगरा धर्म का, उसमें हम अपने घर में अपने धर्म को सुरक्षित नहीं कर पाते। कितने प्रतिशत लोग हमारे धर्म से जुड़े हैं, बहुत हमारी है। तो हमारी पहचान को बचाना हमारे हाथ में है, और हमारी पहचान को धर्म के बाद दूसरा नंबर आता है हमारे संविधान का। यदि संविधान हमारा है तो हम जीवित हैं, नहीं तो इससे भी ज़्यादा हमारी आगामी समय में दुर्दशा होने वाली है। हमारा युवा पिछड़ रहा है, ना रोजगार है, हमारा सब कुछ हमारे हाथ से छिड़ रहा है। लगभग सभी कर्मचारी और सभी विभाग बहुत द्रवित हैं, दुखी हैं, अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं। सिर्फ हम सब अपनी अपनी नौकरी बचा रहे हैं कि कैसे भी नौकरी बच जाए। तो मेरे धर्म साथियों, यदि आप सब मेरी बात से सहमत हो तो 2027 में अपनों का हाथ थामो, अपनों का हाथ पकड़ो और अपने को बलशाली बनाकर अपने को स्थान दो, जिससे हम सब स्वतंत्रता से सांस ले सकें, आगे बढ़ सकें। और हमारे माता पिता ने हमारी नौकरी लगा दी, लेकिन हम अपने गले बांध में झांक झांक के देखें कि हमारे बच्चे नौकरियों के लिए तरस रहे हैं। करुणा, शांति और मानवता का संदेश देने वाले महाकारुण बुद्ध को नमन करते हुए महान समाजशास्त्री, महान अर्थशास्त्री, महान राजनीतिज्ञ, सिंबल ऑफ नॉलेज, महिला मुक्ति मसीहा, महिला अधिकारों के चैंपियन, महामानव, बोधिसत्व, भारत रत्न डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब को नमन करते हुए हमारे बहुजन समाज में जन्मे सभी महापुरुष और महान नायिकाओं को नमन करते हुए यहाँ सम्मानीय मंच और मैं सर्वप्रथम आयोजक मंडल को यहाँ बहुत बहुत साधुवाद, बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूँगी कि उन्होंने ये जो कार्यक्रम रखा है बहुत ही शानदार और बहुत अच्छा कार्यक्रम रखा है। और मैं चाहूँगी कि हम सभी तालियां बजा करके उन सभी का हम सम्मान करें। ये जो आयोजन रखा है, वाकई में इस तरह के आयोजन जो हमारे होते रहते हैं या होने चाहिए, तो बहुत खुशी की बात है। क्रांति ज्योति माता सावित्रीबाई फुले जी का जन्मदिन है, जन्म जयंती है, और आप सभी को मैं उस जन्म जयंती के अवसर पर बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज माता सावित्रीबाई फुले का जो जन्मदिन है हम उन्हें याद कर रहे हैं। हम अगर 150 वर्ष पहले की बात करें या लगभग पौने 200 वर्ष पहले की, एक ऐसी महिला जिन्होंने शोषित, वंचित और विशेषकर लड़कियों के लिए उन्होंने ऐसी लड़ाई लड़ी कि उस लड़ाई को लड़ने के लिए उन्हें न जाने कितनी बाधाओं से, कितनी मुसीबतों से, कितनी कठिनाइयों से उन्हें जूझना पड़ा। लेकिन उन्होंने वो सपना देखा था, क्योंकि जब मनुष्य सपना देख लेता है कि मुझे ये करना है, तो सपने वो नहीं होते जो हमें नींद में हम सोते हुए देखते हैं। सपने वो होते हैं जो हमारी नींद को उड़ाकर रखते हैं।
ये हमें कलाम साहब जी ने कहा था। और कहते हैं कि सपने, मुट्ठी में कुछ सपने लेकर भरकर जेबों में आशाएं, दिल में है अरमान यही बस कुछ कर जाएं, बस कुछ कर जाएं। सूरज सा तेज नहीं मुझ में, सूरज सा तेज नहीं मुझ में, दीपक सा जलता देखोगे, अपनी हद रोशन करने से कब तक मुझको रोकोगे, अपनी हद रोशन करने से कब तक मुझको रोकोगे। मैं बात कर रही हूँ माता सावित्रीबाई फुले जी की, जिनका जन्म 3 जनवरी 1831 में ये महाराष्ट्र पुणे सतारा जिले के नया गांव में माता, इनकी माता का नाम लक्ष्मीबाई, पिता खंडोजी पाटिल, खंडोजी नरसिंह पाटिल। उस परिवार में जन्म हुआ, उस समय विवाह जल्दी हो जाया करते थे। तो इनकी जो शादी हुई 9 वर्ष की उम्र में शादी हो गई। महात्मा वो ज्ञान बांटते रहे और उनसे जब कलामो जी ने एक बार सवाल पूछा कि हमारी अध्यात्मता का कारण क्या है, उन्होंने कहा कि आखिर हमारा शोषण क्यों होता रहता है, तो ये शोषण हमारा कब रुकेगा। तो उन्होंने कहा कि जब तक तुम अज्ञानी हो, जब तक तुम अज्ञानी हो तब तक कभी कोई कभी कहीं न कहीं आपका शोषण होता रहेगा। इसलिए उन्होंने भी शिक्षा की बात करी, ज्ञान की बात करी, 45 वर्ष तक वो ज्ञान बांटते रहे। इसी बात के लिए बाबा साहब ने भी कहा, जब बाबा साहब ने जब द्वितीय विश्व युद्ध में लॉर्ड लिथगो ने जिस समय सरकार को अंग्रेजी जो ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश सरकार को जरूरत थी कि हमें यहाँ के जो नेता हैं उनकी मदद मिलनी चाहिए, तो उनसे ये पूछा गया बाबा साहब से कि बाबा साहब आप क्या चाहते। तो उन्होंने कहा कि मैं, आपको नहीं लगता कि मैं अकेला ग्रेजुएट 100 ग्रेजुएट के बराबर हूँ, मतलब शिक्षा चाहिए। जब हमारे लोग पढ़ लिख जाएंगे, जब हमारे लोग आगे बढ़ जाएंगे, तो हमें फिर क्या, हम क्या भी कर लेंगे, सब कुछ कर लेंगे। ये वाली बात उन्होंने कहा, बाबा साहब ने कही। माननीय कांसीराम साहब 1964 में जब उन्होंने वो आंदोलन से जुड़े तो उनसे पूछा, उन्होंने कहा कि आखिर ऐसी क्या वजह है, क्यों हम लोगों की ये स्थिति है। तो उन्होंने भी शिक्षा की बात की, एक शैक्षिक शिक्षा और एक सामाजिक शिक्षा। शैक्षिक शिक्षा जिसमें हम पढ़ लिख करके नौकरी तक की हम जो अपने सिलेबस को पढ़ते हैं और हमें नहीं पता होता कि इससे अलग हटकर के भी एक सिलेबस होता है, और वो होता है हमारा सामाजिक शिक्षा, जिसमें हम मान सम्मान और आत्मसम्मान हमें मिले, इस बात की हमें शिक्षा दी जाती है। और वो हमारे महापुरुषों को पढ़कर ही हमें समझ में आती है, अन्यथा हमारे सिलेबस को तो छुपाया गया। क्योंकि आज हमारे जो माता सावित्रीबाई फुले जो हमारी पहली हमारी शिक्षिका हैं, हमारी ज्ञान की देवी हैं, इनके भी हमारे जो जिन्होंने इतिहास लिखा, इतिहास में अगर हम लाइब्रेरी में खोजें तो हमें बहुत ज़्यादा बुक्स नहीं मिलेगी, लेकिन हमें तो अपना इतिहास मालूम होना चाहिए। क्योंकि जो इतिहास है, इतिहास से हमें प्रेरणा मिलती है, प्रेरणा से हमें जागृति मिलती है, जागृति से हमें सोच मिलती है, और सोच से हमें ताकत मिलती है, और ताकत से शक्ति मिलती है, और शक्ति से शासक बनता है। तो कहीं ना कहीं उन्होंने भी ये वाली बात कही। माता सावित्रीबाई फुले के बारे में काफी विस्तार से बता दिया है, और कुछ नई बात कही है हमारे लिए। तो पहली बात तो ये कि ये केवल शिक्षा के काम में नहीं काम किया, ये बहुत बड़ी समाज सेवा कार्य थी, और उन्होंने शिक्षा के अलावा बहुत सारे क्षेत्रों में, जब पति पत्नी एक ही विचारधारा करते हैं और सेवा भाव होता है तो कितना कमाल हो सकता है, ये इसका बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। और खास तौर से उस जमाने में जब शिक्षा नाम की चीज उद्योग में थी, उस जमाने में जो है 4 साल के अंदर 18 स्कूल खोल ट्रस्ट बनाना, उनका सफल संचालन करना, ये बहुत बड़ी बात। चारों तरफ से उनके सामने दिक्कतें ही दिक्कतें थी। ये जो है मौजूदा व्यवस्था के लोगों ने उनका संगठित रूप से विरोध किया, उसके बावजूद उन्होंने अपना काम नहीं रोका, और वो जीवन पर्यंत अपने इस काम में लगे।
ज्योतिबा फुले की मृत्यु के बाद भी वो जो है ट्रस्ट की संचालिका बनी रही और उन्होंने आजीवन लास्ट तक काम किया। और उनके कुछ कामों की मैं खेती बताऊंगा। एक तो बालिकाओं की शिक्षा के लिए उन्होंने काम किया, शिशुओं के लिए पालने के लिए शिशु संगोपन गृह बने, विधवा महिलाओं के लिए प्रसव की व्यवस्था की, विधवा महिलाओं को शरण दी, महिलाओं को जागृत किया, अपना कुआं सभी वर्गों के लिए। 24 सितंबर 1873 को सत्यशोधक समाज की स्थापना की, बिना दहेज बिना ब्राह्मण के सत्यशोधक विवाह, अकाल में पीड़ितों की मदद की, प्लेग में पीड़ितों की मदद की, विधवा विवाह का समर्थन किया, बाल विवाह का विरोध किया, छुआछूत और जातिवाद का विरोध किया, सामाजिक कुरीतियों के विरुद्ध अभियान चलाया, विधवाओं के बाल काटकर उनका मुंडन कराया जाता था। फुले दंपति ने इस प्रथा को बंद करवाया और उन्होंने इतने विपरीत परिस्थितियों के बाद भी समाज के हर वर्ग की सेवा। आज के प्रश्न ये है कि बाबा साहब का कारवा पीछे पीछे जा रहा है और पीछे जाने से हम कैसे रोकेंगे, इस पर हमें चिंतन करने की जरूरत है। और बल्कि हम इतिहास के सबसे खराब दौर से, अच्छी बात यह है कि हम कर सकते हैं, बस आज हमारे बीच में जो ये अरे थोड़ा आया है अभी 5-7 मिनट भाई साहब, सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन मनाते हुए मनाने सबको बहुत बहुत बधाई। सबसे पहले सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की आप सबको बहुत बहुत बधाई हो। और इसके साथ साथ में आप जो यहाँ आपने सुना, जो आपने यहाँ देखा, जो आपने यहाँ पे संकल्प को दिल में लिया, उसको पूरा आप लोग करेंगे, ये हमारा आप लोगों से पूरा पूरा विश्वास है कि आप लोग इस बात को ज़रूर समझेंगे। बहुत कुछ सुन लिया, बहुत कुछ समझ लिया, बहुत कुछ आप लोगों के बीच में बातें आई और सारी बातें आपके समझने के लिए हैं कि हमको कैसे शिक्षा मिली, हमारी सावित्रीबाई फुले ने या फातिमा शेख ने कितना संघर्ष किया इस शिक्षा के लिए। ये शिक्षा हम लोगों को आसानी से नहीं मिली है, इन लोगों ने काफ़ी संघर्ष किया है और काफ़ी संघर्ष के साथ आज हम लोगों को ये मौका मिला कि आप लोग बीच में हम हैं और बात कर रहे हैं। अच्छा पहनने का, अच्छा खाने का, अच्छा रहने का और अच्छी नौकरी पाने का भी हमारे लिए जो इसी शिक्षा के माध्यम से बाबा साहब ने जो संविधान लिखा है उसके माध्यम से हमें मिला है। इसीलिए हम आप लोगों से ये कहना चाहते हैं, ये मौका आप लोग बिल्कुल अपने हाथ में मत जाने दें। आपने शिक्षा पाई, आपने अपनी शिक्षा के माध्यम से नौकरियां पाई, आपने अपनी शिक्षा के माध्यम से अच्छी कुर्सी पाई, अच्छी सेवाएं पाई, तो उसको भी बरकरार रखने के लिए अब अपने बच्चों पे आप पूरा पूरा ध्यान दीजिए। क्योंकि पढ़ा तो रहे हैं, पढ़ाइयाँ में जो जो परेशानियाँ आ रही हैं वो सब आप लोगों को मालूम है। इसका हमें ये विवरण देने की जरूरत नहीं कि आपको क्या क्या परेशानियाँ आ रही हैं, किसके कौन कौन सी उलझनें आपके सामने आ रही हैं, मगर फिर भी आप ये इस बात को पूरा कायम रखना, अपने बच्चे को अच्छा पढ़ाना है, अच्छा दिखाना है, किसी भी सूरत में जहाँ जितना भी संघर्ष हो उसको बराबर बरकरार रखना है। इसी बात में जय भीम जय बुधन। आप लोग जो है 11 बजे से बैठे हैं, मैं सोचता हूँ कि ठंड का मौसम में है, मैं ज़्यादा कुछ नहीं थोड़ा बोलूँगा। कैलेंडर और देंगे आपको सुप्रीम कोर्ट का वो आदेश चाहिए ना। सर्वप्रथम तथागत गौतम बुद्ध के चरणों में नमन। भारत रत्न बुद्ध सत्य बाबा साहब के चरणों में नमन। आज माँ सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन के उपलक्ष्य में जो कार्यक्रम रखा गया है, इसलिए माँ सावित्रीबाई फुले के चरणों में भी नमन तथा शेष हमारे जो है समाज के महापुरुष रहे हैं उन सभी महापुरुषों को नमन। मंच पे विराजमान डॉक्टर असरानी जी, उमा जी,
धम्मभूमि श्रेष्ठ जीवन के अध्यक्ष श्री लाखन सिंह जी तथा आशमिया बेगम जी, सभा में उपस्थित सभी हमारे साथी और बच्चे सभी को नमन। शास्त्रों आज का जो विषय रखा गया था कि माँ सावित्रीबाई में सावित्रीबाई फूले या ज्योतिबा फूले का 19वीं सदी में उस समय की परिस्थितियां वो सोचें कि 19वीं सदी में क्या परिस्थितियां रही होंगी। गौतम बुद्ध की या शिक्षा जो भी रही, परंतु इन लोगों ने जो 19वीं सदी में ओबीसी या दलित समाज के जो हमारे महापुरुष या हमारे जो कुछ जनसंख्या जो भी रही मेजॉरिटी में, उसकी स्थिति क्या रही होगी। आज हम काफी कुछ समृद्ध भी हुए हैं, शिक्षित भी हुए हैं, फिर भी आप देखते हैं कि हमारी स्थिति क्या है। जिस देश में आज भी की तारीख में जो सर्वोच्च पद पे विराजमान राष्ट्रपति, इससे अभी पूर्व वाले राष्ट्रपति जिनको मंदिरों में जाने से पूर्व धक्के मार दिए जाते, मंदिरों के दरवाजे बंद कर दिए जाते, तो उससे पहले परिस्थितियों को हम ध्यान में रखें। उन लोगों ने किस रूप में सावित्रीबाई फूले ने, ज्योतिबा फूले ने संघर्ष करते हुए एक इतना बड़ा बीड़ा उठाया था, इसको हम लोग सोचें तो सोचने में हम लोग विवश हो जाएंगे। वो क्योंकि कितने जीवंत रहे होंगे, कितना साहस किया होगा, कितना उन्होंने कुछ ब्राह्मणवादी संस्था के लोगों ने किया हुआ उनके प्रति। आज उन्हीं की बदौलत आज महिलाओं को शिक्षा मिल रही है। आज यहाँ पे कल भी प्रोग्राम महिलाओं का ही था, उसमें टोटल महिलाओं संचालन था, वक्ता भी महिलाएं थी। आज भी सुबह जब देखा तो हमारे बच्चे जो पढ़ रहे हैं वो इंग्लिश में, हिंदी में वक्तव्य उन्होंने जो अपने पढ़े, उससे होता है कि हमारा समाज उन्नत कर रहा है, परंतु जो होनी चाहिए उन्नत वो नहीं हो रही है। तो हम सबका दायित्व जो, क्योंकि हमारी पीढ़ी जो है अंत में है और हमने तो पढ़ते समय भी बहुत कुछ झेला है, परंतु अब तो काफी बराबरी करने की हिम्मत आ गई, बच्चों में हिम्मत आ गई, लड़ जाते हैं, परंतु फिर भी हमको सहारा देना है। और सावित्रीबाई जी जो शिक्षा है उससे महिला को शिक्षित करना है। आप सब जानते हैं कि अगर परिवार में महिलाएं शिक्षित होती है तो सभी संस्कार शिक्षित हो जाते हैं, पर परिवार पूरा शिक्षित हो जाता है। तो मेरा तो यही कहना है कि हम लोग शिक्षा पर ध्यान दें और ब्राह्मणवादी व्यवस्था से हमेशा लड़ाई होती रही हो, होती रहेगी, इसको आप रोक नहीं सकते। आजकल आपको बचाना सबसे बड़ी चीज एक और है, वोट को बचाना। अगर हमने वोट को बचा लिया तो संविधान को बचा के रखेंगे। हम लोग वोटों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे। अभी SIR जो हुआ है उसमें हमारे बहुत सारे वोट कट रहे हैं लोग। तो वोट के अधिकार को जो बाबा साहब ने हमें दिया है उसको सुरक्षित करना है, उसका सही उपयोग करना है, एकत्रित होकर उपयोग करना है। अगर बिखरे रहेंगे तो हम अपना संविधान को बचा पाएंगे, ना अपने आप को बचा पाएंगे। मेरा आप सबसे यही निवेदन है, बच्चों को भूखे रह लीजिए, शिक्षा दीजिए, बस यही कहना है। ये भी अध्यापिका रही है हमारी, बहुत क्रांतिकारी भाषण है, आप अध्यात्म समय है, तुम्हारा बहुत भीमराव अम्बेडकर जी और माता सावित्रीबाई फुले प्रथम शिक्षिका, दूसरी मुस्लिम महिला शिक्षिका शेख फातिमा शेख, इनको चरणों में मैं कोटि कोटि बार प्रणाम करती हूँ कि कहीं भूले से दर्शन आपका एक बार हो जाता तो इसमें शक नहीं, मेरा भी बेड़ा पार हो जाता। तो आइए, बड़ी देर से हमें ऐसा लग रहा था लोग झींकने लगे, नींद से आ गए।
और ऐसा भी लग रहा था उन्हें भूख लग रही थी, लोग इधर उधर कर रहे कब खत्म हो खाने का। और एक बात और याद आई है, एंकर महोदय से मैं करवत निवेदन करूंगी कि हर किसी वक्ता को पहले कह दें ज्यादा अच्छा बोलने वाला वो 10 मिनट नहीं 5 मिनट केवल सही। ऐसा वक्ता मत खड़ा करें, मैं गुस्ताखी माफ करना, कि लोगों को नींद आ जाए सुनते सुनते और बातें करने लगे और सोने भी लगे, सब कुछ करने लगे, कुछ पल्ले नहीं पड़ता। अब सो रहे तो कर्तव्य ध्वनि कौन करेगा? सब करेंगे आप। तो उसके लिए मैं एक बात कह रही हूँ, चंद पंक्तियों का सवैया है। सजना हो साथ में, कंगना हो हाथ में, सजना हो साथ में, कंगना हो हाथ में, और सजना की सजनी को सजना जरूरी है। और चाहे हो प्रेम गीत, चाहे हो बुद्ध गीत, और चाहे हो सावित्री बाई का गीत, सदन में करतल ध्वनि होना जरूरी है। महफिल में तालियों का बजना जरूरी है। अभी एक बात आई थी, एक शेर याद आ गया, हमारे पूर्व वक्ता भाई ने कहा था, जो शायद इनकम टैक्स है, एक नियत के बारे में भी कहा था। तो न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, न सूरत बुरी है न सीरत बुरी है, और बुरा है वही जिसकी नीयत बुरी है। बहुत क्या सो गए तालियों की गड़गड़ाहट नहीं कर सकते हो? आइए, एक बात और याद आई, बड़ी शर्म लग रही है मुझे कि बीच में उठ के भाग गए, हम इतने सारी कुर्सियां खाली हो गई और उस पर कहते हैं कि हम समाज को सुधारेंगे। अरे शर्म करो, हमें पहले अपनों को ही पहले पटकना है, उसके बाद दूसरों से लड़ना। तो आइए, अगर हम अभी सोते रहे और अपना घर पहुंच गए तो क्या होगा पता है? बताओ, किसी को बताओ? नहीं मालूम? हाँ, तो आइए। बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, बुलबुलो गर तुम्हारा चमन लुट गया, चहचहाने बता दो कहाँ जाओगे, फूल पर न होंगे अगर शाख पर, आसियां ना बनाने कहाँ जाओगे बुलबुलो। आगे कहा, बात बिगड़ी नहीं। क्या हो रहा है? अभी थोड़ी सी सांस बाकी है, और कितनी बाकी है जरा बताओगे? हमें संभलने में और देश को, बहुजनों को सुधारने में, बचाने में, अगली पीढ़ी को अग्रसर करने में कितनी बची है जान? बताओ। नहीं मालूम? अरे बता दो भैया, कितनी बची है? 2026 तक। हाँ, यस। तो बात बिगड़ी नहीं पर बिगड़ जाएगी, और तुम संभालो अगर तो संभल जाएगी। कैसे संभलेगी? हमारे बूते
से थोड़ी संभलेगी, हम 70 साल लोग हैं। भैया आप हाथ उठाओ, कौन कौन हो संभालने में जुटोगे? नहीं, कोई नहीं। अरे क्या बात है, चलो। और हाथ से वक्त ही, शांति का सहयोग दें। हाथ से वक्त ही राह अगर खो दिया, फिर इसे ढूंढ पाने कहाँ जाओगे बुलबुलो, गर तुम्हारा चमन लुट गया। बाबा साहब की पंक्तियां, हमारा टाइम देखे ना, बात जरा ध्यान कीजिए, संदर्भ चीज क्या है उसे पहचान लीजिए। है इस महफिले अय्याम में आना है बार बार, और कुछ भी नहीं है मुश्किल, अरे कुछ भी नहीं है मुश्किल, अगर ठान लीजिए, संदर्भ चीज क्या, सो गए क्या? संदर्भ चीज क्या है उसे पहचान लीजिए। तो कोई काम नहीं है मुश्किल, जब किया इरादा पक्का। कहते जय संविधान, जय बहुजन, जय भारत। उनके हमारे जिला अध्यक्ष श्रद्धेय लाखन सिंह जी, ये स्टेट बैंक से प्रबंधक पोस्ट रिटायर्ड हैं, बहुत एक्टिव हैं। सुबह हम सभी लोगों को 6 बजे लगा देते हैं वंदना के लिए, हर रोज वंदना कराते हैं। इन्हीं की वजह से हम सब चढ़ जाते हैं। ऐसे श्रद्धावान सम्मानित हमारे दमोह फेस्टिवल के जिला अध्यक्ष श्री लाखन सिंह जी को आए। बुद्ध और बाबा साहब को उनके श्रेष्ठ कार्यों के लिए नमन वंदन। माता सावित्रीबाई फुले उनके पति ज्योतिबा फुले जी को नमन करते हुए सम्मानित मंच, उपस्थित उपासक उपासिकाओं सभी को मेरा जय हिंद होता है। आप सभी ने जितने भी हमारे वक्ता थे सावित्रीबाई फुले और ज्योतिबा फुले जी के बारे में बहुत कुछ बताया। उन्हीं की प्रेरणा से लेकर के बाबा साहब ने शिक्षा प्राप्त करी और हम सब लोगों के लिए, बच्चे समाज के लिए उन्होंने वो कर दिखाया जिसकी वजह से आज हम लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं और ऐसे सुंदर भवन में हम बैठे हैं और अपने विचार विमर्श कर रहे हैं। जब हम पढ़ते थे तो इन महापुरुषों के बारे में कुछ भी नहीं जानते थे, लेकिन जब से सुनना शुरू हुआ तो ये महापुरुषों के बारे में जानना शुरू हुआ है। सावित्रीबाई फुले जी के इन विचारों से बाबा साहब ने तो कुछ किया तो किया ही है, लेकिन आजकल जो सरकारें हैं वो भी देखो सावित्रीबाई फुले से प्रेरणा लेकर के, तो उन्होंने अनाथालय खोले, तो यहाँ भी सरकारें अनाथालय खोल रही। वृद्धाओं के लिए वृद्धालय खोल रही है, जो वृद्धाश्रम। तो ये सारा सावित्रीबाई फुले की योग्यता का वो परिचय है। योग्यता के कारण ही ये हम लोगों को जो भी सुख सुविधा मिल रही है, लेकिन हमारे सावित्रीबाई फुले जी ने सभी समाज की महिलाओं के लिए अपना सब कुछ दान कर दिया था। ब्राह्मणवादियों ने ज्योतिबा फुले के पिताजी से शिकायत करके इनको घर से बाहर निकलवा दिया और ये घर से बाहर, गांव से बाहर झोपड़ी बना के रहे, लेकिन इन्होंने अपना काम नहीं रोका, अपने काम को आगे करते रहे। इनके सावित्रीबाई फुले के भाई ने इनको चिट्ठी लिखी थी कि तूने हमारे समाज को कलंकित कर दिया है और तू महारों के और अछूतों के उनके साथ में
ये रहती हो, उनको पढ़ाती हो, तुमने हमारे समाज को कलंकित कर दिया है और तुमको हमें बिल्कुल अपने समाज से अलग कर दिया है, छेद दिया है। सावित्रीबाई फुले ने अपने भाई को जवाब दिया कि ब्राह्मणवादी या मरवादी विचारधारा से तुम्हारी बुद्धि सड़ गई है, तुम उनके गुलाम हो गए हो, तो अपनी गुलामी में रहो। तुम कुत्ते भेड़ बकरी उनसे तो प्रेम करते हो, लेकिन यही तो हमारी तुम्हारी तरह ही भाई है, इनसे क्यों नफरत करते हो? और तू हमारे यहाँ पर बताना, हमको छेद दो। जब उस समय जब महिला विधवा हो जाती थी तो उनके बाल काट दिए जाते थे, क्रूप कर दी जाती थी। तो सावित्रीबाई फुले ने नाइयों की मीटिंग करी और नाइयों को बताया कि भाई अगर तुम महिलाओं के बाल नहीं काटोगे तो भूख मर जाओगे क्या, और अगर तुम्हें सभ्यता देनी है तो तुम महिलाओं के बाल काटना बंद कर दो। तब से महिलाओं के बाल काटना बंद हुए हैं। कोई भी विधवा महिला आजकल बाल नहीं किसी करते। उस समय एक फ्लैग की बीमारी फैली तो महार बच्चा जो फ्लैग की बीमारी से ग्रसित हो गया, उसको कोई भी हाथ नहीं लगा रहा था। सावित्रीबाई फुले अपनी गोदी में उस बच्चे को उठा के ले गई और अपने बेटे के हॉस्पिटल में उसका इलाज कराया। उसी दौरान वो फ्लैग से ग्रसित हो गई और उनका वही निधन हो गया। तो समाज के लिए उन्होंने बहुजन समाज के लिए बहुत कुछ किया, अछूत समाज के लिए बहुत कुछ किया। आज हम उसी की वजह से हम उनको याद कर रहे हैं। हम धन्यवाद के पात्र हैं हमारे डॉक्टर अम्बेडकर चैरिटेबल ट्रस्ट के सचिव महोदय हमारे साथ हैं, अध्यक्ष महोदय भी आने थे लेकिन नहीं आए। उनकी पूरी टीम के हम बड़े आभारी हैं कि उन्होंने ये इतना सुंदर भवन हम लोगों को उपलब्ध कराया। और सभी उनके जो भी पदाधिकारी हैं वो यहाँ से चले गए, एक सज्जन बैठे हुए हैं। तो मैं उनका बड़ा आभारी हूँ कि उन्होंने सुबह ही यह चाय पानी की व्यवस्था भी उनकी तरफ से हुई है। आज के इस कार्यक्रम को यही समापन के लिए मैं कहता हूँ कि ये कार्यक्रम आज ही यहाँ समापन होता है। साथ ही सामने देखिए